हेलो, वेलकम टू साइक्रक इंडिया। जो हम लोग डेटा एनालिसिस के बारे में बात किए थे, जो पेपर वन और पेपर टू को दोनों को ये जो हमारा डिस्कशन जो होगा वो फ़ायदेमंद होगा। तो पहले तो हम लोग देखेंगे प्लॉटिंग डेटा। जो पहले हम लोग ऑलरेडी डेटा के बारे में बात किया है, क्या होता, व्हाट इज़ डेटा, वाई वन शुड अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ डेटा एंड वाई वन शुड अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब हम बात करेंगे कि प्लॉटिंग डाटा। प्लॉटिंग डेटा का मतलब होता है कि किस किस जगह में हम प्लॉट करना होता है, कैसे एक प्रेजेंटेशन करने का बात आता है। देर आर डिफरेंट वेज टू विजुअलाइज द डिपेंडिंग ऑन द डेटा बीइंग मॉडल्ड एंड इट्स पर्पस। तो हम लोग को कौन सा मॉडल हम यूज़ करना है, कैसा हमारा पर्पस है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, डेटा को डिफरेंट डिफरेंट मोड में यूटिलाइज करते हैं। तो ये होता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ्स एंड टेबल्स कैन बी यूज टू विजुअलाइज द डेटा। तो हम क्या समझ नहीं पाते कि डेटा, कई बार क्या होता है, हम लोगों को पेपर वन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमारा डेटा को किस तरीके से हम हैंडल करते हैं, किस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं। पहले तो हम कैलकुलेशन की से ज़्यादा डेटा को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, डेटा को हम कैसे प्लॉट करते हैं, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। इसलिए हम लोग बेसिक चीज़ के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ्स एंड टेबल्स कैन बी यूज्ड टू विजुअलाइज द डेटा। तो स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग इन दिस सेक्शन। सो हम लोग पहले देखेंगे डॉट प्लॉट्स करके कि डॉट प्लॉट्स क्या होता है, बार ग्राफ्स क्या होता है। बार ग्राफ्स आपने देखा होगा, जो हमारा बेसिक बार ग्राफ्स में कहीं और न्यूज़पेपर में भी हम पढ़ते हैं, तो वो चीज़ हमको समझना होता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो कहीं बार मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा 10 स्टूडेंट्स का एक हमारे पास लिस्ट दी गई है। 10 स्टूडेंट में मैथमेटिक्स में कितना स्कोर है 10 स्टूडेंट्स का, तो हम लोग असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर में लिखें। तो डिसेंडिंग आर्डर का मतलब क्या होता है, पहले बड़ा लिखते हैं और उसके बाद छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो मैक्सिमम होता है अब उस लिस्ट में। और अगर हम छोटा सा नंबर देखें, जो लास्ट में जो आता है नंबर, उसको हम छोटा नंबर बोलते हैं या रेंज बोलते हैं। हम छोटा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो ये चीज़ें देखेंगे। और कई बार हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि सारे डेटा के रेंज में जो डेटा जो रिपीट होते हैं, मान लीजिए कुछ नंबर्स ऐसा रिपीट होते हैं, कम से कम 10-15 नंबर्स एक ही बार रिपीट हो गया। मान लीजिए अगर मैथ स्कोर है, आउट ऑफ 50 में बहुत लोग 45 स्कोर किया, मतलब 8 लोगों ने 45 स्कोर किया, तो वो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। यानी कि 8 स्टूडेंट्स विल स्कोर 45 नंबर को उन्होंने स्कोर किया, तो इसका मतलब ये हो गया। तो हम लोग इस बात के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या हो गया हमारा, एक डेटा प्लॉट्स हो गया, बार ग्राफ्स हो गया, मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया है, तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। डॉट प्लॉट्स, देखिए आप दिख सकते हैं कि डॉट प्लॉट्स क्या होता है। सिंपल वे में बताया, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो मैथमेटिकल स्टूडेंट, नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, वो लोग तो आसानी से समझने के लिए मैं आपको ऐसे चीज़ बताया। ए डॉट प्लॉट इज़ ए ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग डॉट्स। ठीक है, तो ये होगी। डॉट्स आर यूज्ड इन डॉट प्लॉट्स टू इलिस्ट्रेट द क्वांटिटेटिव वैल्यूज एसोसिएटेड विद द कैटेगोरिकल वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, देखिए क्या हम करते हैं, डॉट्स आर यूज टू डॉट प्लॉट्स इनटू इलुस्ट्रेट। एक हम इलुस्ट्रेट पिक्चर में दिख सकते हैं, इजी से हम लोग को पता लगे। इलुस्ट्रेट का मतलब यही चीज़ होता है। अब देखिए क्या होता है, डॉट्स आर यूज टू डॉट प्लॉट्स टू इलुस्ट्रेट। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, मिनट्स टू रीच स्कूल, दिस डेटा शोज हाउ लॉन्ग डज इट टेक 5 पीपल टू रीच द स्कूल। अब देख सकते हैं यहाँ पे मिनट्स भी दे रखा है। यहाँ पे पहला जो लिस्ट में क्या है, 6 मिनट्स, 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, ऐसा 8 मिनट्स, इस तरीके से उन्होंने दे रखा है। 6 मिनट्स दे रखा है, जैसे कि 6 मिनट्स से क्या है, 2 मिनट्स है, 4 मिनट्स है, 8 मिनट्स है, 5 मिनट्स है। और पर्सन अगर हम बात करें, ABCD करके दिया है। अब देखिए इसमें क्या किया है हम लोगों ने, ये जो एक्सिस में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है और ये सी है, तो इसमें डी भी है और ई भी, इसमें प्लॉट करके दे रखा है। इसमें हम लोग एक लाइन भी बना सकते हैं, जिस तरह से थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, है ना।
तो इसमें इस तरह से हम लाइन भी बना सकते हैं। इसमें ये हमको क्या दिखता है कि ईजी वे में समझ में आ जाता है कि किस किस तरीके से वो जिग जाग हो चुका है, किस तरीके से वो वेरिएशंस दिख रहा है। थोड़ा सा आपको इस तरीके से डेटा हम अच्छी तरह समझने की कोशिश कर ले तो हमको क्या होगा, एग्ज़ाम में आसान हो सकता है। ठीक है ना। तो इसके बाद हम समझ में आए होंगे कि बेसिक चीज़ें मैंने बता रहा हूँ, आप लोगों को ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हम लोग और एक जो इसमें करेंगे बार ग्राफ्स। देखिए बार ग्राफ्स तो सबको पता होता है, बार ग्राफ्स क्या होता है। बार का मतलब होता है, आप खुद ही पिक्चर में दिख रहा है, बार एक होता है कि स्क्वायर लाइंस में ये एक लाइंस के जैसे होता है, एक पिलर के जैसे पिक्चर दिखता है। तो बार ग्राफ्स क्या होता है, बार ग्राफ इज ए graphical display of data using bars different heights. It is possible to plot bars वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे वर्टिकली भी हम लोग ऐसे भी बार ग्राफ डाल सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी हमने कर सकते हैं। सो इन ए बार ग्राफ द बार्स आर प्रेजेंटेड टू शो एलिमेंट्स सो दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें गैप है, इसमें कोई अपना बीच बीच में गैप है, इसको कोई एलिमेंट्स टच नहीं कर रहे, तो हम लोग को समझ में आ जाता है। स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर क्लासेस, आप पे देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर। अभी देखिए इसमें पैराग्राफ में स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि साइंस का कितने लोग सेलेक्ट किया था, मैथ्स को कितने लोग, हिंदी, तो किस किस के सब्जेक्ट के वाइज इन्होंने वेरिएशंस आपको दिख रहा है। यानी कि in a bar graph the bars are presented to show elements so that they do not touch each other। तो इतनी तरह से हम लोग कोई भी बार ग्राफ्स में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट वो टच नहीं करते, ईच जो अलग अलग गैप होते हैं उसमें। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि कभी आइंदा आपको जो भी हम जैसे कि दिखते हैं, जैसे कि आपने कोई भी यूजीसी नेट पेपर 1 में या कोई साइकोलॉजी में कहीं भी आप बार ग्राफ देख ले तो आपको अभी समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से वो होता है। इस चीज़ आपको समझ में आ सकता है। यहाँ पे देखिए, अब हम चलते हैं आगे का। अभी देखिए कॉलमन चार्ट है, ये भी बार ग्राफ है, जैसे कि किस तरीके से दिया, बार ग्राफ इज कॉल्ड कॉलमन चार्ट और ग्राफ। देखिए आपने यहाँ पे क्या डिफरेंस देखा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वे में दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। पिक्चर आप देख सकते हैं, पहले तो हम लोग देखा था ऐसा दिया था, अब हम क्या दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या है, इसमें उन्होंने क्या दे रखा है, इसमें थोड़ा सा आप देखिए, स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर क्लासेस। अब देखिए इसमें हम क्या दिख रहे हैं, इस तरह से दिखा रहा है बस, जैसे कि आप देख सकते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो गया आपका, और फिजिकल एजुकेशन हो गया, इंग्लिश, मैथमेटिक्स वगैरह इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आए होंगे कॉलमन चार्ट क्या होता है, क्योंकि नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी बहुत प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से मैंने ये चीज़ आपको समझने के लिए कोशिश किया है, तो ताकि आप लोग को बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो अलग अलग चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं किस तरह से हम लोग आगे इस यूटिलाइज करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, ये तो बहुत ही आसान ये है। द मैक्सिमम ऑफ द डेटा इज टू रियल देम और इक्वल। देखिए क्या होता है, पढ़ लीजिए, लेस देन और इक्वल। द मिनिमम ऑफ द डेटा इज लेस देन और इक्वल टू एनी अदर वैल्यूज इन अवर डेटा सेट। इफ यू ऐड टू ऑर्डर all our data in ascending order, so the first number in our list would be the minimum। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में चले तो पहले तो हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो पहले तो हम छोटा नंबर लिखेंगे, उसके छोटा उससे थोड़ा बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा नंबर जो चलते चलेगा, लास्ट में हम रखेंगे बड़ा नंबर। और इसी तरह से मैक्सिमम नंबर अगर बात करें तो मैक्सिमम ऑफ द डेटा ग्रेटर देन द इक्वल। तो हम लोग अभी पहले नंबर, जैसे कि मान लीजिए अपने अगर पहला तो नंबर हमारा इसमें 25 है तो पहले हमने 25 रखेंगे, उसके बाद कोई 20 है, उसके बाद कोई 16 है, ऐसे चलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या है, 25 है। तो इसी तरह हम लोग बात को समझ लिया। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। कई बार हमको पता नहीं लगता कि मैक्सिमम नंबर क्या होता है, छोटा नंबर क्या होता है। ठीक है ना। तो ये बात तो लगता है थोड़ा सा छोटा, बहुत सिंपल वे में हम बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए भी, कई बार मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं हम लोग आगे का, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कितना बार फ्रीक्वेंट रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। तो अभी देखिए इसमें आपका क्या होगा, अगर एक में नंबर दे दें, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है, जैसे कि एक नंबर लिस्ट दे देता हूँ 22 ऐसा दिया।
अब फिर उसके बाद आ गया 23, 27, ऐसा नंबर आया। अब देखिए इसमें जो फ्रीक्वेंसी किसका नंबर ज़्यादा है, 3 बार फ्रीक्वेंसी हुआ है, जैसे कई बार हम मोड करके भी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारा मोड है, तो जिस तरीके से हम मोड यूज़ करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी में हम लोग मोड यूज़ करते हैं, तो मोड इंपॉर्टेंट है, कितना बार नंबर रिपीट हुआ होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स द डेटा वैल्यू अकर्स और रिपीट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ 5 स्टूडेंट हैव स्कोर ऑफ 85 in English, the score of 85 is said to have frequency of 5। तो ये नहीं, यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना, 3 फ्रीक्वेंसी है। 22 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 3 हो गया, है ना, 3 फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इसी तरह हम लोग फ्रीक्वेंसी का डेटा भी हम समझते कितना फ्रीक्वेंट है डेटा जो है आ रहा है। ये थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आपको बात को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आया होगा, तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हिस्टोग्राम एंड यूज ऑफ शेप्स। तो हिस्टोग्राम इज ग्राफिक डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। इट इज़ यूज टू समराइज डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, हम लोग अगर कोई भी कंटिन्यूस डाटा, डिस्क्रीट डाटा को हम क्या करना है, समराइज करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इन अदर वर्ड्स, हिस्टोग्राम डिस्प्लेज द नंबर और डेटा पॉइंट्स that fall within the given set of values called bins to provide the visual representation of numeric data. Unlike a vertical bar graph, a histogram shows no gaps between the bars। तो देखिए अभी नो गैप्स नहीं दिखते, जैसे कि पहले हम लोग जो बार ग्राफ्स में दिखा था, इससे थोड़ा सा अलग होगा। देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें गैप नहीं दिख रहा है बिटवीन। फाइनली देखिए यूज ऑफ सिंगल एंड मल्टीवेरिएट प्लॉट्स। तो एग्जांपल ऑफ मल्टीवेरिएट, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स है, जैसे प्लॉट एक वेरिएबल नहीं, मल्टीवेरिएबल प्लॉट्स हम लगाते हैं। फाइनली द स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द यूज ऑफ सिंगल एंड मल्टीवेरिएबल प्लॉट्स। दे विल ऑल्सो लर्न टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द मोर देन वन वेरिएबल्स। अब देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि कंपनी ये है, कंपनी बी है, इस तरीके से आपको कई बार कंपनी सी करके डेटा दे देते हैं। कई बार आपको इस चीज़ को समझ में नहीं आता, तो डाटा को देखना तो आपको प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को यूटिलाइज करनी पड़ेंगे कि बात को, ठीक है ना, समझ में आए होंगे आपको, ठीक है। अभी चलिए सिंगल एंड इस तरीके से कई बार हमको एग्जाम में आपको देने का चांसेस होता है। तो जब आप फेमिलियर नहीं होता तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए एथिक्स इन डेटा साइंस में क्या होता है। एथिक्स इन डेटा साइंस में आपको पता ही है, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द फॉलोइंग। जो एथिक्स क्या होती है उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो इस तरह से आप लोग को समझना पड़ता है, ठीक है। तो पहले तो पता होगा कि एथिकल गाइडलाइंस को हम फॉलो करना होता है अराउंड डेटा एनालिसिस। जैसे कि कई बार कुछ पर्सनल डेटा भी हो सकता है, कितना सेंसिटिव होती है उस चीज़ को समझना पड़ेगा। नीड फॉर एथिकल गाइडलाइंस इन डेटा एनालिसिस, गोल्स फॉर एथिकल गाइडलाइंस इन डेटा एनालिसिस के बारे में समझना होता है। डेटा गवर्नेंस, किस तरीके से हम डेटा, गवर्नमेंट का रिलेटेड डाटा होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, कोई गवर्नमेंट का भी हो सकता है, उस चीज़ को भी हम थोड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, गोल्स ऑफ डेटा गवर्नेंस भी हमको पता होना चाहिए। हर चीज़ हम ये एथिक्स वे में करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, सो व्हाई डू वी नीड एथिकल गाइडलाइंस, आपको पता होगा ये वाई हम गाइडलाइंस क्यों फॉलो करना होता है। तो ये सारे चीज़ें आपको देख सकते हैं यहाँ पे। देर आर मेनी रीजन्स वाई अडेयरिंग टू एथिकल गाइडलाइंस इन डेटा एनालिसिस। गाइडलाइंस एनकरेज फैक्ट्स, क्यों करना है हम लोग को, ये फैक्ट्स के बारे में बताता है, नॉलेज देते हैं, एरर ऑफ अवॉइडेंस होता है। जैसे कि डेटा से हमको क्या मिलता है, फैक्ट्स के बारे में नॉलेज मिलता है, नॉलेज बढ़ता है, एरर भी, अवॉइडेंस भी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि अगेंस्ट कोई प्रोहिबिशंस अगेंस्ट फॉल्सिफाइंग, फैब्रिकेटिंग और मिसरिप्रेजेंटिंग डेटा, प्रमोट द ट्रूथ एंड मिनिमाइज द एरर। हमको क्या चाहिए, डेटा से ट्रूथ चाहिए होती है। तो एथिकल गाइडलाइंस इन डेटा एनालिसिस आल्सो हेल्प टू बिल्ड पब्लिक सपोर्ट एंड द एनालिसिस। पीपल आर मोर लाइकली टू कन्फाइड इन द डेटा एनालिसिस इफ दे कैन ट्रस्ट डेटा क्वालिटी एंड इंटेग्रिटी। अगर यदि हम लोग हमारा डाटा प्योर है, एकदम लेजिबल है, तो क्या करेंगे, पीपल विल बिलीव। बिफोर कंडक्टिंग एनी न्यू एनालिसिस वी आस्क अवर सेल्फ वेदर इट विल बेनिफिट द पीपल, इफ इट डज नॉट वी विल नॉट टू डू इट। तो कोई भी डेटा एनालिसिस क्या करते हैं, सोशल
प्रॉफिट के लिए करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमारा। मिनिमाइजिंग द डेटा यूसेज, वी शुड use the least amount of data necessary to meet the desired objective. Understanding that reducing the data usage encourage the more sustainable, less risky analysis. तो हम लोग को पता होना चाहिए कि क्लैरिटी होना चाहिए जो हम डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा का हमारा आइडिया होना चाहिए कि इतने डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, और ज़्यादा ओवरलोड डेटा भी हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमारा पर्पस और डायरेक्शंस गायब हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वाई डू वी नीड टू गवर्न द डेटा, क्यों नीड करना है, ये सारे चीज़ हम अगले क्लास में क्लास करेंगे। तो अभी तक इतना हमने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें इस करना, तो इसके अगले में हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग यदि नया है मेरे चैनल के लिए, अभी डेटा एनालिसिस के बारे में हम नया नया वीडियो लेके आएंगे। यदि आप नया है तो मेरा चैनल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल को, और आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा।